हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विश्व कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने परमार सर के पीवाईक्यू पार्ट 5 के लेक्चर नंबर 3 का रैपिड रिवीजन लेकर के। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का रिवीजन करवा दिया है। और क्यों करवा रहे हैं ये आपको पता है कि देखिए, रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स रिवीजन नहीं करते हैं। तो आपको कम समय में आपको यहाँ पर रिवीजन करवाने वाला हूँ इन सब वीडियोज़ के थ्रू, जो कि हर एक लेक्चर का चलने वाला है सीरीज़ वाइज। तो इसके लिए जो भी लोग नए जुड़े हैं, आपको बता दें इसके पहले फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर का भी रिवीजन अपलोड हो चुका है। उसका प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो उन सब वीडियोस को भी देख सकते हैं। बाकी थर्ड लेक्चर को हम लोग यहाँ पर जो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, किसी किसी पीडीएफ में कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है तो वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक भी फैक्ट आपका छूटना नहीं चाहिए, तो ऐसा मत सोचिएगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि और कम में करवाइए, तो देखो कम से मतलब नहीं है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें मतलब हर एक पॉइंट आपको बताया जाए वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो मैं करवा रहा हूँ सिंपल से उसको करते जाइए। बाकी चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग जो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले जिसका टेक्स्ट बुक पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, ले सकते हो। हमारा कूपन कोड लगा करके एसकैप है, जिससे कि आपको 700 रुपये का टेक्स्ट बुक पासपोर्ट मात्र 615 रुपये मिल जाएगा। इससे हमें भी थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर आपको लेना होगा तो कूपन कोड जरूर अप्लाई कर लीजिएगा हमारा। इसके अलावा दोस्तों चलिए बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी बात रही पीडीएफ्स के लिए, तो पीडीएफ के लिए सिंपली हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाना है आपको, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए जाइएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने गाइडेंस दे रखा है कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, तो उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। बाकी चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पर जो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले एक और चीज़, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर तो मैं करवा ही रहा हूँ, मतलब जो भी नोट्स है उसके थ्रू, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया इस बार कि जैसे फर्स्ट लेक्चर मैंने रिवाइज करवाया था, तो फर्स्ट लेक्चर में जितने भी फैक्ट्स है ना, उससे मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में इसको कंबाइन कर लिया। लगभग इसमें जो है 160 प्लस क्वेश्चंस का जो है मतलब बना दिया है, जो आपका फर्स्ट लेक्चर से ही रिलेटेड है सारा चीज़ें। तो यहाँ से आकर के जो क्या कर सकते हैं आप, इसका जो है मतलब क्वेश्चन लगा सकते हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा आपका जो रिवीजन स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा, तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए ये आपका भाग 1 से संबंधित है, और भाग 1 में कितने आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 1 से 4 है, तो आर्टिकल 1 से 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जब लागू हुआ था हमारा संविधान, तो उस समय कितने भाग थे, तो टोटल 22 भाग थे, और वर्तमान में अगर बात करेंगे तो 25 भाग है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो मूल संविधान में जो 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा है, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुसूची की बात करेंगे तो 8 आपका टोटल यहाँ पर अनुसूची था, जो कि करंट में आपका 12 हो गया है। 4 आपका संविधान संशोधन करके किया गया है। तो आगे हम देखते हैं भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 1 से 4 है। भाग 2 जो कि 5 से 11 में आता है, जो कि नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। अब ये 5वां संविधान संशोधन समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं जो पार्ट 1 है वो क्या बोलता है। तो पार्ट 1 बोलता है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र जो है वो आता है। इसमें जो पहला आर्टिकल बोलता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। और इसमें 2 बातें बोली गई कि भारत राज्यों के मध्य किसी समझौते का कोई परिणाम नहीं है, और भारत संघ से अलग होने का किसी भी राज्य को कोई अधिकार नहीं है। मतलब कोई भी राज्य अगर चाहता है कि मैं भारत के संघ से हट जाऊं और अपना खुद का एक कंट्री बना लूँ या फिर कुछ अलग संघ बना लूँ, तो वो अधिकार नहीं है, ठीक है। लेकिन यूएसए में इसका ठीक अपोजिट है। यूएसए में राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में राज्य तो टूट सकते हैं, लेकिन अलग संघ नहीं बना सकते। जैसे बिहार से झारखंड तो अलग हो गया, लेकिन सोचेगा कि अलग एक कंट्री बना ले या अलग एक संघ बना ले, तो वो नहीं होगा। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 1 कहता है। आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है, तो ये बोलता है नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि संसद जो है निर्विधानों और शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश या फिर स्थापना कर सकता है। अब देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को आर्टिकल 2 एंड 3 में डिफरेंस समझ में नहीं आता। तो देखिए 2 का मतलब है कि बाहरी किसी क्षेत्र को, ठीक है, हम भारत में मिला रहे हैं। जैसे पहले सिक्किम वगैरह था तो वो मतलब अलग पार्ट था, लेकिन उसको हम भारत में मिलाए तो वो आर्टिकल 2 के तहत किए। लेकिन आर्टिकल 3 के तहत क्या है कि अगर हम हमारे ही देश में जो राज्य है उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं या फिर नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे कि बिहार झारखंड से अलग हुआ, फिर आंध्र प्रदेश वाला सीन आप देखे होंगे, तो वो सब जो है आपका आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है, ठीक है। कि राज्य के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में अगर परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 में। बाकी ये भी चीज़ लिखा गया कि संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिला करके किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके परिवर्तन कर सकती है। और ये बात आपका 5th जो आपका अमेंडमेंट हुआ था संविधान का, उसमें ये बात बोला गया था कि राष्ट्रपति को अगर नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं और नाम में अगर परिवर्तन करना है, तो उसके लिए केंद्रीय कानून पर अपने विचार देने के लिए जो है समय सीमा तय करने की अधिकार यहाँ पर जो है राष्ट्रपति को है। ये 5th अमेंडमेंट में बोला गया था, ठीक है।
बाकी और क्या है आर्टिकल थर्ड में कि किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना है कर सकते हैं, घटाना है वो भी कर सकते हैं, सीमा या नाम में परिवर्तन करना है ये भी कर सकते हैं। यह संसद राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही कर सकती है, कोई राज्य नहीं कर सकता। मतलब इसमें पावर किसको है, तो संसद को है यहाँ पे, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 4 क्या बोलता है, तो आर्टिकल नंबर 4 ये बोलता है कि अगर हम आर्टिकल नंबर 2 या फिर आर्टिकल नंबर 3 में अगर हम चेंजेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमको जो है अमेंडमेंट की नीड नहीं है। जो 368 जो आपका होता है आर्टिकल जिसके तहत संविधान संशोधन होता है, तो अगर हमको 2 और 3 में कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए 368 की नीड नहीं है। उसको हम लोग जो सिंपल मेजोरिटी कल हम लोगों ने देखा था कि सिंपल मेजोरिटी में होता है कि 2/3 सदस्य जो होंगे किसी भी सदन के, अगर वो उपस्थित है और मतदान करते हैं तो उसके थ्रू भी यहाँ पर जो है जो भी अगर चेंजेस करना है वो हो सकता है। इसके लिए आर्टिकल नंबर 368 की कोई भी नीड नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर आर्टिकल नंबर 4 कहता है, ठीक है। लेकिन वही दोस्तों अगर हमारे देश के कुछ क्षेत्र को, जैसे मान लीजिए कि अभी बांग्लादेश का सीमा विवाद हुआ था, तो उसमें कुछ क्षेत्र जो है हम लोग भारत वाला बांग्लादेश को दिए थे और बांग्लादेश वाले कुछ हमें दिए थे। तो उस केस में अगर हमको देश से कुछ क्षेत्र देना है किसी दूसरे देश को, तो उसके लिए आपका आर्टिकल नंबर 368 की नीड होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है, गलत बोला है। तो बोल रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था है लेकिन भारत में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही है कि संघीय जरूर है लेकिन संविधान में कहीं पर भी संघ वर्ड नहीं लिखा गया है। बाकी संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है कि संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकती है। बिल्कुल गलत है क्योंकि 5 जो है आपका नागरिकता से संबंधित है। उसके बाद संघ सूची के विषय पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकती है, तो ये भी गलती है। संघ सूची पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही मतलब बना सकती है उस पर कानून, राज्य वाले में सिर्फ राज्य विधानमंडल कर सकते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। चौथा पूरा है कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची के विषय पर कानून पारित कर सकता है, यानी कि समवर्ती सूची में दोनों का अधिकार होता है। तो पहला और चौथा सही है और गलत पूछा है तो 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको पता होगा कि 7 टोटल अनुसूची है, मतलब 7वीं जो आपकी अनुसूची है उसमें आपकी 3 सूची के बारे में डिस्कस किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें संघ सूची में आपका रक्षा, बैंक, मुद्रा, विदेशी मुद्दे और संचार आते हैं। और वहीं अगर पुलिस में राज्य में बात करेंगे तो पुलिस, कृषि, व्यापार और स्वास्थ्य आता है, ठीक है। और समवर्ती में आपका आ जाएगा शिक्षा, वन, मापतौल, परिवार नियोजन, जनसंख्या, विवाह और अधिग्रहण, ये सब आता है। लेकिन याद रखिएगा कि समवर्ती सूची में दोनों को अधिकार जरूर है, संघ और राज्य दोनों को जरूर अधिकार है, लेकिन इसमें प्रिफेरेबिलिटी मतलब किसको मिलता है, वरीयता किसको मिलता है, तो संघ को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी समवर्ती सूची की अगर हम बात करेंगे तो इसको किस संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से हम लोग व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ये भी लिए हैं, और साथ ही साथ संयुक्त बैठक सदन का ये भी हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों का संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आर्टिकल नंबर यहाँ पर 1 कहता है। आगे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया था। प्रस्तावना की बात हो रही है तो एक बार हुआ है, ठीक है, अभी तक इसके बाद कोई नहीं हुआ। तो एक बार हुआ, कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, 42nd ये अमेंडमेंट था आपका, ठीक है। ये क्या था मतलब ये क्या हुआ क्यों हुआ था, मतलब इसमें देखिए कुछ कुछ केसेस हुए थे, जैसे कि पहला था बेडूवारी यूनियन केस जो कि 1960 में हुआ था। तो इसका कहना था कि जो हमारा प्रस्तावना है भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसी के कुछ समय के बाद जो है 1973 में केशवानंद भारती केस आती है, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है, इसीलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। बाकी प्रस्तावना हम लोग कहाँ से लिए हैं, किस देश के संविधान से, तो यूएसए के संविधान से लिए हैं, ऑलरेडी हम लोग कल या परसों वाले लेक्चर में देखे थे, ठीक है। बाकी 42nd अमेंडमेंट से हम लोग का हुआ था ये प्रस्तावना में संशोधन, तो इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत 3 नए वर्ड आपके प्रस्तावना में ऐड किए गए थे, कौन कौन सा था, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा मिनर्वा मिल्स मामला हुआ था जो कि 1980 में हुआ था, और एलआईसी मामला भी हुआ था 1995 में, जो कि आपका ये बात को माना था, जो आपका ये केशवानंद भारती केस बोला था कि हाँ जो प्रस्तावना है संविधान का एक भाग है, तो वही चीज़ को यहाँ पर जो है माना गया था इन दोनों मामले में भी, ठीक है। आगे बढ़ते फोर्थ क्वेश्चन, बोला कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी क्रिस्टलीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल जो है इतना वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो देखिए क्रिस्टलीय प्लेट की हम बात करेंगे, टोटल हम लोग का यहाँ पर जो है मेजर और माइनर में बांटा गया है। तो मेजर में टोटल आपका 7 है और माइनर में आपका जो है, माइनर में भी बहुत सारा है लेकिन माइनर वाला याद नहीं करना है, सिर्फ मेजर वाला आपको याद रखना है। तो मेजर वाला में कौन कौन से वो 7 है आप देख लीजिए यहाँ पर। तो एक तो कि यूरेशियन प्लेट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाएगा, अफ्रीकन हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा और एक पैसिफिक हो जाएगा। तो इसमें सबसे जो बड़ा होता है ना ये आपका प्रशांत प्लेट होता है, यानी कि पैसिफिक वाला सही हो जाएगा आंसर इसका, प्रशांत प्लेट, ठीक है। बाकी अगर सबसे छोटा पूछेगा मेजर वाले में तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका
साउथ अमेरिका वाला। साउथ अमेरिका कहाँ पे है, ये देख लीजिए, ये है आपका सबसे छोटा वाला मेजर प्लेट की बात करेंगे तो। लेकिन ओवरऑल अगर बात करेंगे तो ओवरऑल आपका जो है जुआन दे फूका प्लेट है, ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये माइनर में सबसे छोटा है। ठीक है, बाकी माइनर में आपका इंडियन प्लेट भी आता है, अरेबियन प्लेट आता है, फिलिपिन प्लेट आता है। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, बस सिंपल 7 मेजर वाला याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में आएगा तो आप उसको एलिमिनेट करके बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये जो आपका प्लेट जो है मतलब मूव करता है कौन से जगह पे करता है, तो ये लिथोस्फेयर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कल हम लोगों ने आपको बताया था कि क्रस्ट मेंटल कोड होता है, यहाँ पे क्रस्ट मेंटल कोड होता है। तो क्रस्ट का जो ये ऊपर वाला जो स्टेट होता है इस तरीके से, ठीक है, मतलब क्रस्ट और मेंटल का अपर पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्या, स्थल मंडल देखने को मिलता है। और इसी के नीचे मिलता है आपको क्या, एस्थेनोस्फेयर मिलता है। तो लिथोस्फेयर में ही आपका जो होता है यहाँ पर ये भूकंप वाला जो प्लेट है वो मूव करता है, यहीं पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा बाकी हम देख लेते हैं 3 तरीके से यहाँ पर प्लेट्स का जो है यहाँ पर होता है। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं और यहाँ पर कर लेता हूँ। हम्म, नहीं दिख रहा तो देखिए फिर भी सुनाई तो दे रहा होगा, सुन लीजिएगा एक बार। 3 तरीके से यहाँ पर प्लेट्स होता है। एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है ट्रांसफॉर्म। तो डाइवर्जेंट वाले में कुछ इस तरीके से होता है कि जो प्लेट्स होते हैं ना एक दूसरे के अपोजिट इस तरीके से मूव करती है। मूव करने से क्या होता है कि नीचे से लावा फटता है और बाहर की ओर आता है, और बाहर जब ये निकलता है तो ठंडा होकर के किस चीज़ का निर्माण करता है, तो रिज या फिर रिफ्ट का निर्माण करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब बनाने वाला। ठीक है, तो ये जब आता है तो रिफ्ट और रिज का निर्माण होता है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं। और वल्केनिक एक्टिविटी होता है इसमें डाइवर्जेंट वाले में। एक होता है कन्वर्जेंट, यानी कि दोनों जब मिलता है तो मिलने से क्या होता है कि जो भारी वाला होता है वो आपका अंदर की ओर चला जाता है, और जो हल्का वाला होता है ऊपर हो जाता है। तो इससे आपका सबडक्शन जोन बन जाता है। ठीक है, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। और इसमें आपका ट्रेंच का निर्माण होता है। ट्रेंच का मतलब आपको समझ में आता होगा। बाकी इसमें वल्केनिक एक्टिविटी होता है कि आसपास जो वल्केनिक एक्टिविटी होता है इसमें। ठीक है, बाकी ट्रांसफॉर्म वाले में क्या होता है कि इसमें आपका लेटरल स्लाइडिंग, यानी कि एक नीचे की ओर मूव करता है, एक ऊपर की ओर मूव करता है। तो इससे आपका कोई ज़्यादा मेजर इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ इसी से आपका अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लेकिन इसमें वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होता है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आई होप कि तीनों आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कौन सा वैज्ञानिक अनुशासन जो है पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है। तो स्थलाकृति की बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी। वहीं अगर पूछेगा मेट्रोलॉजी की, मेट्रोलॉजी आपका जो है ऋतु विज्ञान या फिर मौसम विज्ञान से संबंधित है। और इथोलॉजी की बात करेंगे तो ये आपका पशु के व्यवहार का अध्ययन से संबंधित है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा संरचनात्मक भूविज्ञान किससे संबंधित है, तो ये आपका जो है चट्टान संरचनाओं के विकास का स्वरूप, वर्गीकरण, तंत्र और कारण से संबंधित है। इसमें हम चट्टानों के बारे में जो है अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी चट्टान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका पेट्रोलॉजी कहलाता है। और जो चट्टान की जो आयु है यानी कि एज कैसे काउंट करते हैं, तो कार्बन डेटिंग मेथड से हम लोग जो है यहाँ पर एज की काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 7th नंबर बोला मोहनजोदड़ो से निकलने वाली नालियों में फिल इन द ब्लैंक्स दरवाजे थे जो संभवतः रात में बंद कर दिए जाते थे ताकि आवारा या फिर नकारात्मक तत्व उस रास्ते से शहर में प्रवेश न कर सके। तो लकड़ी के दरवाजे आपके बने होते थे फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो में। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी मोहनजोदड़ो में आपको क्या क्या चीज़ें मिली थी, तो यहाँ पर विशाल स्नानागार देखने को मिला था। ठीक है, और यह गढ़ में स्थित था, जैसे कि मैंने बताया था कि एक होता है सीटाडेल यानी कि गढ़, और एक होता है निचला शहर। तो गढ़ जो है आपका कहाँ पर देखने को मिला था, तो ये मोहनजोदड़ो मतलब जो था वो आपका गढ़ में ही स्थित था। बाकी इसमें पक्की ईंटों से निर्माण किया गया था घरों को, और यह आयताकार बना हुआ था विशाल स्नानागार। ठीक है, जिसकी जो लंबाई थी 11.88 मीटर थी और चौड़ाई 7 मीटर थी। बाकी मोटरी और जिप्सम का उपयोग करके जो है इसको जल रोधी, मतलब इस पे जो है लेप लगाया जाता था ताकि जो है जल जो है मतलब पानी जो है वो निष्कासन ना हो सके उसका। ठीक है, तो ये आपका मोटरी और जिप्सम का उपयोग किया जाता था विशाल स्नानागार में। बाकी अन्नागार भी यहाँ पर पाया गया था, विशाल अन्नागार भी मोहनजोदड़ो में ही पाया गया था, जिसको कि अन्न की कोठरी कहा जाता था, मतलब इसमें अन्न रखा जाता था। बाकी हड़प्पा जो आपका पहला सिटी था सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोजा गया था, तो इसमें आपके 12 अन्नागार पाए गए थे। ठीक है, और 6 अन्नागार की 2 पंक्तियाँ पाई गई थी, मतलब इस तरीके से था 6 और 6 इस तरीके से था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये हड़प्पा में देखने को मिला था। बाकी धार्मिक प्रथाएं का साक्ष्य यहाँ पर क्या क्या मिला था, तो सबसे पहला चीज़ याद रखना है कि टेराकोटा की जो मादा मूर्ति मिली थी, जिसे भ्रूण से एक पेड़ जन्म ले रही पृथ्वी की पूजा की एक देवी के रूप में जाना जाता है, उसका फिगर ये है। ठीक है, ये वाला है, तो ये भी आपका मिला था वहीं। ठीक है, मोहनजोदड़ो में ही। इसके अलावा यूनिकॉर्न जो कि एक सींग वाला जानवर था, इसका साक्ष्य वहीं पर मिला था। लिंग की बात करते हैं, मतलब शिव के प्रतीक के रूप में पूजी जाने वाली शंक्वाकार पत्थर की वस्तु प्राचीन शिव मुहूर्त पशुपति की, ये भी आपका मिला था वहीं पे। ठीक है,
मूर्ति मिला था यहाँ पर नृत्य करते हुए लड़की का, ठीक है, त्रिभंग मुद्रा में। ये कुछ इस तरीके से था, ठीक है। इसका जो लेंथ था 10.5 सेंटीमीटर था, ठीक है, मीटर नहीं सेंटीमीटर। और बाकी ये बियर्ड मैन भी मिला था जिसका 17.5 सेंटीमीटर इसका हाइट था। तो ये चीज़ भी याद रखिए कि सब आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिला था। बाकी जो सील मिली थी यानी कि पशुपति की जो सील मिली थी, उस पे उसको जो प्रोटोसिव बैठे हुए योग मुद्रा में देखने को मिले थे। और उसमें जो कई जानवर के मतलब प्रतीक भी थी, जैसे कि भैंस था, हाथी था, शेर था, एक सिंग वाला गैंडा था और हिरन था। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, बेटर डी करके, ठीक है, बेटर डियर, बी से भैंस, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, आर से एक सिंग वाला गैंडा राइनोसोरस, डी से हिरन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिली थी, तो मोहनजोदड़ो में देखने को मिली थी। आगे है कि वेदों के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। बोल रहा है कि वेदों को श्रुति कहा जाता था, तो जी हाँ, बिल्कुल सही कहा जाता था, ठीक है। श्रुति का मतलब होता था सुनने वाला, ठीक है। बाकी ऋग्वेद में 10 मंडल है, ये भी आपका सही है। तो दोनों यहाँ पर जो कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। बाकी वेद की अगर हम बात करेंगे तो वेद को श्रुति कहा जाता था, ठीक है। और ये अपौरुषीय थे। अपौरुषीय का मतलब था कि इसको जो है मानव द्वारा निर्मित नहीं किया गया था, लेकिन ये ईश्वर का उपहार था, ठीक है। बाकी वेद का अर्थ होता है आपका ज्ञान, ठीक है। सबसे पुराना अगर ग्रंथ पूछेगा तो ये था आपका, जिस समय वेद आपका मिला था इसी समय आपका था जैन अवेस्ता करके, जो कि ईरान का एक ग्रंथ है जो कि पारसी कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर वेदों के उपखंड के बारे में। तो वेद के 4 उपखंड है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो संहिता में आपका मंत्रों का संग्रह है। ब्राह्मण जो होता है वो अनुष्ठान समारोह बलिदान से संबंधित है। आरण्यक जो तपस्वी होते थे, जो जंगल में जाकर रहते थे, वो आरण्यक में आते थे। और उपनिषद की बात करेंगे तो ये दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित था उपनिषद। बाकी उपनिषद की बात करेंगे तो इसको वेदांत भी कहते थे, क्योंकि ये वेदों के अंत में आते थे, ठीक है। और टोटल 108 उपनिषद है, ठीक है, लेकिन मुख्य आपका 10 है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सभी वेदों का आखिरी पाठ जो है वो ब्राह्मण कहलाता था, याद रखिएगा। और वेदों के प्रकार की बात करेंगे तो इसमें ऋग्वेद आता है, ठीक है। तो ऋग्वेद सबसे बड़ा और पुराना वेद है आपका। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं और 10,600 छंद हैं, ठीक है। बाकी वैदिक मंत्रों का आख्यान करने वाले और कर्मकांड करने वाले जो पुरोहित होते हैं उनको होत्री कहा जाता था यहाँ पर ऋग्वेद में, याद रखिएगा। और 4 देवताओं के बारे में इसमें वर्णन है ऋग्वेद में। कौन कौन से 4 देवता हैं, तो इंद्र देवता, अग्नि, विष्णु और वरुण, ये चारों आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गायत्री मंत्र की बात करेंगे तो ये आपका 3rd मंडल, जो आपका 10 मंडल था ना, तो उसमें जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र के बारे में पता चलता है, जो कि विश्वामित्र के द्वारा रचित किया गया है। और जो गायत्री मंत्र, इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, तो टोटल 24 है। आगे 10वें मंडल में अगर पूछेगा तो इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें 4 वर्णों में जो है समाज को बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। और मतलब ऐसा था कि मतलब जो पुरुष सूक्त है उसमें जो मुख से जो है ब्राह्मण का उदय हुआ था, भुजा से आपका क्षत्रिय का, जांग से वैश्य का और पैर से शूद्र का। इस तरीके से आपका पुरुष सूक्त में ये सब बातें आपकी बताई गई थी, ठीक है, जो कि 10वें मंडल से रिलेटेड है। और 9वां मंडल आपको याद रखना है कि भगवान सोम के बारे में यहाँ पर जो है डिस्कस किया गया, ठीक है। पेड़ पौधे का देवता कहा जाता है भगवान सोम को। पेड़ या पौधों से वहाँ पर सोम रस निकलता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो 9वें मंडल से भगवान सोम के बारे में, 10वां में पुरुष सूक्त और तीसरा में गायत्री मंत्र। नेक्स्ट जो है आपका सामवेद, जो कि आपका संगीत का सबसे पुराना पुस्तक है, ठीक है। इसमें 2 उपनिषद है, एक है आपका छंदोगय और एक है आपका केन, ठीक है। ये 2 उपनिषद आपको याद रखना है। बाकी सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित है उसको उद्गात्री कहते थे, ठीक है, जो गायन करते थे सामवेद में, तो उसको जो है उद्गात्री कहते थे, याद रखिएगा। और आगे है यजुर्वेद। यजुर्वेद में मंत्रों का संग्रह है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। बाकी शतपथ ब्राह्मण भी इसी में आपका दिया गया है, यजुर्वेद वाले में ही, ठीक है। ज़्यादातर इसमें जो है कर्म कांड वगैरह ये सब है, ठीक है, पूजा पाठ ये सब है, ठीक है। प्रमुख उपनिषद इसके हैं बृहदरण्यक और एक है कठोपनिषद। तो बृहदरण्यक की बात करेंगे तो ये सबसे पुराना उपनिषद है। और कठोपनिषद आपको पता होना चाहिए कि नचिकेता की कहानी के बारे में इसमें जो है वर्णन है। बाकी लास्ट है एक अथर्ववेद, जिसमें कि 20 खंड में इसको बांटा गया है। सबसे नया ये वेद है, इसमें जादू टोना और तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसके जो प्रमुख उपनिषद है आपका मुंडकोपनिषद है और महाउपनिषद है। मुंडकोपनिषद काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसी से हम लोग का सत्यमेव जयते का पता चलता है। और महाउपनिषद में आपका वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख है। इसके जो पुरोहित होते हैं उनको ब्रह्मा कहा जाता था, ठीक है, अथर्ववेद में। तो ये था हम लोग का टोटल यहाँ पर इस क्वेश्चन में। आगे है, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में गढ़वाल वंश के जयचंद्र को हराया था? तो ये हो जाएगा चंदावड़ का युद्ध। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होना है, एक चंदेरी का युद्ध था जो कि आपका बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, ये चंदावड़ का युद्ध है। तो चंदावड़ का युद्ध आपका मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र के बीच में हुआ था। अब इसके पीछे भी स्टोरी थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है मोहम्मद गौरी की बात करेंगे तो ये आपका जो है दूसरा तुर्की आक्रमण था जो कि भारत पर आक्रमण किया था।
मोहम्मद गौरी का आक्रमण जो है 1175 से लेकर 1206 तक चला था, ठीक है, और टोटल ये 17 बार आक्रमण किया था फ्रेंड्स, ठीक है। गजनवी भी था एक, गजनवी भी 17 बार किया था और ये भी 17 बार किया था, ठीक है। इसका जो मूल नाम था, अन्य नाम था, मुइजुद्दीन मोहम्मद था या फिर मोहम्मद था, ठीक है। पहला आक्रमण इसने कब किया था, तो मुल्तान पर सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था, ठीक है, लेकिन ये असफल रहा। फिर उसके बाद आपका जो 1178 ईस्वी में जो अनिलवाड़ा का युद्ध लड़ा था, ठीक है, गुजरात पर ये लड़ा था, ठीक है, जिसमें कि आपका जो भीम सेकंड से ये हार गया था, ठीक है, जिसकी पत्नी नायका देवी थी, तो उनसे ये हार गया था वो 1178 ईस्वी में, तो ये भी असफल रहा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका युद्ध होता है तराइन का युद्ध, ठीक है, जो कि पृथ्वीराज और गौरी के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। तो पहला वाला जो तराइन युद्ध हुआ था जो कि 1191 एडी में हुआ था, तो इसमें तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, लेकिन जो तराइन का सेकंड युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, इसमें जो है आपका पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और गौरी जो है इसमें जीत जाता है, ठीक है। और बाकी याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे चंद्रवरदई थे, जो कि पृथ्वीराज रासो लिखे थे। इसके अनुसार गौरी ने 17 बार आक्रमण किया था और इसी चंद्रवरदई में ये भी चीज़ लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है किस तरीके से राजा जयचंद्र की जो बेटी है उनसे जो है विवाह किया था भाग के, ठीक है। तो ये सब आपका चंद्रवरदई में लिखा गया है, इसीलिए जो राजा जयचंद्र थे वो पृथ्वीराज चौहान से जो है थोड़ा सा मतलब गुस्सा रहते थे, ठीक है, और उसीलिए मतलब ऐसा भी बोला जाता है कि मोहम्मद गौरी को वही इनवाइट किए थे, ठीक है, युद्ध करने के लिए। बाकी गौरी ने पुनः भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद फिर से यहाँ पर किया था आक्रमण, जो कि 1194 में किए थे, जो कि चंदावड़ का युद्ध के नाम से जाना गया, गौरी और जयचंद्र के बीच में होता है, जिसमें कि मोहम्मद गौरी आपका जीत जाता है। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा था कि 1194 में कौन सा गढ़वाल वंश के जयचंद्र को हराया था किसने, तो चंदावड़ का युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने हराया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 10 नंबर, बोला कौन गुलाम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के विरुद्ध युद्ध में अपना सेना का नेतृत्व किया था। तो ये आपका हो जाएगा कौन, मलिक काफूर, जो जिसको कि 1000 दिनार में खरीदा था यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी दक्कन में अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व जो है मलिक काफूर ने किया था, ठीक है, मतलब दक्षिण में जितने भी थे ना वो किया था, अभी देखेंगे हम लोग क्या क्या किया था ये। बाकी मलिक काफूर एक किन्नर था, याद रखिएगा। इसने किस किस को हराया था, तो पहला तो कि रामचंद्र जो कि देवगिरी के यादव शासक थे उसको हराया था 1308 में, ठीक है। उसके बाद 1309 में आपका जो है वारंगल का जो काकतीय शासक थे, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव, उसको भी हराया था 1309 में। और उसके बाद द्वार समुद्र के होयसाल शासक जो कि वीर बल्लाल तृतीय था, इसको 1311 में हराए थे। और वीर पांडे जो कि मदुरै के पांडे शासक थे, इसको भी हराया था 1311 में। तो मतलब ओवरऑल अधिकतर हिस्सों पर जो है यहाँ पर जो मलिक काफूर था वो यहाँ पर विजिट कर लिया था साउथ वाले पार्ट में, ठीक है। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर जो है क्या था, एक मतलब 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसको 1000 दिनारी कहा गया था। बाकी दक्कन अभियान के बाद सिकंदर ए सानी की उपाधि भी इसको मिली थी अलाउद्दीन की, ठीक है। द्वितीय अलेक्जेंडर और सिकंदर द्वितीय का यहाँ पर जो है उपाधि मिला था, जो कि आपका अमीर खुसरो ने दिया था यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि इसका दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। बाकी वास्तविक नाम की अगर बात करेंगे तो इसका अली गुरसब था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का। बाकी अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के बाजार से 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दिनारी कहा था, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब आगे यहाँ पर कि जो अलाउद्दीन खिलजी वो क्या क्या चीज़ का निर्माण करवाया था, तो अलाई किला का निर्माण करवाया था, अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, जो कि कुतुब मीनार का आपका एंट्रेंस गेट है। इसके अलावा 1000 स्तंभ का महल, जिसको कि 1000 सुतून कहते हैं, ये बनवाया था। हौज खास का भी निर्माण करवाया था, जो कि एक प्रकार का पानी टैंक था, ठीक है। बाकी दरबारी कवि के मैंने बता दिया, अमीर खुसरो थे, ठीक है, इनको उपाधि मिला था तूते हिंद का, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिया था। भारत का तोता इसका मतलब होता है। भारत में कव्वाली की शुरुआत भी यहाँ पर अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। खिलजी को सुल्तान जहाँ की भी उपाधि यहाँ पर जो है अमीर खुसरो ने यहाँ पर दी थी, ठीक है। बाकी इसकी पुस्तक है यहाँ पर अमीर खुसरो की, एक है तुगलकनामा और एक है आपका नूह सिपहर। बाकी अमीर खुसरो ने सबसे पहले जौहर को फारसी में उल्लेख किया था, याद रखिएगा। इसके अलावा अलाउद्दीन के बारे में याद रखिएगा कि अमीर तुजुक पहले था, ये शासक बनने से पहले अमीर तुजुक की एक पोस्ट पर था, जिसका मतलब था समारोह का मास्टर, ठीक है, अलाउद्दीन, ठीक है। पहले तो जलालुद्दीन खिलजी था 1290 से ना, कब था, 1206 से 1290 आपका स्लेव था, 1290 से ये 1296 तक था ये जलालुद्दीन, फिर 1296 से आपका आया था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। बाकी दिल्ली का दूसरा शहर जो कि था सिरी, इसको भी बसाया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। बाकी पहला शहर कौन सा था, तो ये था आपका किला राय पिथौरा का, ठीक है, जिसको कि लाल कोट के नाम से जानते हैं। इसको तोमर राजवंश के द्वारा जो स्थापित किया गया था, जिसके मतलब स्थापना कौन किए थे, तोमर राजवंश के, तो ये थे आनंगपाल तोमर, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीवाद समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच वितरित किया जाता है, किसको वितरित किया जाता है, तो लोगों की ज़रूरतों के आधार पर जो है और क्रय शक्ति के आधार पर जो है इसमें पूंजीवाद में किया जाता है। अब चूँकि आपको पता है कि जो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित, तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कस कर लेते हैं।
तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिज्म की। तो कैपिटलिज्म में जो है आपका ऑनरशिप की बात करते हैं सबसे पहले। तो ये प्राइवेट ऑनरशिप होता है, मतलब इसमें सिर्फ एक का अधिकार होता है। सोशलिज्म वाले में पब्लिक ऑनरशिप होता है, मतलब सबके पास अधिकार होता है। और मिक्स्ड वाले में होता है क्या है कि इसमें जो है प्राइवेट और पब्लिक दोनों चीज़ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे, कैपिटलिज्म में आपका यूएसए आ जाएगा, और सोशलिज्म में आपका रसिया आ जाएगा। रसिया के साथ साथ आपका जो नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया भी आ जाएगा। और इसके साथ साथ जो मिक्स्ड वाला है इसमें आपका भारत आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इकोनॉमिक मोटिव की, तो मतलब पर्पस क्या होता है इसमें। तो कैपिटलिज्म वाले में यानी कि पूंजीवाद वाले में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना होता है, और सोशलिज्म वाले में वेलफेयर यानी कि भलाई करना होता है मुख्य उद्देश्य। और तीसरा वाले में क्या था कि मिक्स्ड होता है, मतलब वेलफेयर के साथ साथ प्रॉफिट भी अर्न करना होता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, तो मतलब इसमें कैपिटलिज्म वाले में फ्री मार्केट सिस्टम होता है, मतलब मुफ्त व्यापार होता है, मतलब जितना चाहे उतना कर सकते हैं आप। बाकी सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम होता है इसमें सोशलिज्म वाले में, कि मतलब कोई भी चीज़ करना है तो प्लान के हिसाब से करना है। ठीक है, और तीसरे वाले में मिक्स्ड रहता है, तो इसमें तो आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। बाकी इसके अलावा गवर्नमेंट रोल की बात करेंगे, तो इसमें जो है आपका गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रेगुलेशन होता है, मतलब हल्का फुल्का इसमें जो हस्तक्षेप होता है। लेकिन अगर सोशलिज्म वाले में बात करेंगे तो इसमें कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होता है सरकार का, और बाकी मिक्स्ड वाले में लिमिटेड होता है। ठीक है, इसके अलावा इनकम की बात करेंगे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आपका अनइक्वल होता है पूंजीवाद में, मतलब बराबर नहीं होता है, असामान्य होता है। और ये सोशलिज्म वाले में आपका इक्वल होता है, और मिक्स्ड वाले में आपका जो है लेस अनइक्वल होता है। ठीक है, नेचर ऑफ एंटरप्राइज यानी कि इसमें जो है प्राइवेट होता है, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट एंटरप्राइज होता है, उसमें दोनों होता है। और फ्रीडम की बात करेंगे यानी स्वतंत्रता, तो कंप्लीट फ्रीडम होता है कैपिटलिज्म वाले में, और सरकार वाले में लैक ऑफ फ्रीडम होता है यानी कमी होता है, और लिमिटेड होता है आपका मिक्स्ड वाले में। ठीक है, और बाकी मेजर प्रॉब्लम की बात करेंगे तो इसमें असमानता इसमें जो है बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और सोशलिज्म वाले में इनएफिशिएंसी यानी कि अक्षमता, ठीक है, ये है। और मिक्स्ड वाले में आपका इनइक्वालिटी के साथ साथ इनएफिशिएंसी दोनों हो जाएगा। तो ये था कुछ यहाँ पर जो है तीनों में अंतर, तीनों को आप अच्छे से यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं मांग वक्र और आपूर्ति वक्र दोनों का एक साथ बदलाव किस तरीके से सही हो सकता है। तो बोला है कि आपूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है और मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है। हाँ, ये दोनों सही है। इसके बाद आपूर्ति के वक्र दोनों और दोनों बाईं ओर शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, दोनों सही हो सकता है, हाँ, कि सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व दोनों जो है आपका बाईं ओर शिफ्ट हो गया, वो भी हो सकता है। आपूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है और मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है, तो तीनों यहाँ पर जो सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब मांग वक्र और ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, कि मांग वक्र आपका जो है नेगेटिव स्लोपिंग वाला होता है, इसमें हम मूल्य बढ़ाते हैं तो मांग में क्या बढ़ता है, मांग में कमी आता है। और इसमें जो है राइट वर्ड आपका और लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग होता है। ठीक है, शिफ्टिंग कब होता है, जब हम इनकम के अलावा और किसी चीज़ में अगर हम चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कि आपका प्रेफरेंस में चेंज कर रहे हैं यानी कि वरीयता में चेंज कर रहे हैं, या फिर आपका और क्या कर सकते हैं चेंजेस, मतलब वेतन में कर सकते हैं, मतलब वेतन में कर सकते हैं, और अन्य फैक्टर, ये सब चीज़ में अगर हम चेंजेस कर रहे हैं तो आपके शिफ्ट होता है। ठीक है, जैसे कि राइट वर्ड शिफ्ट होगा या फिर इनवर्ड शिफ्ट होगा। अगर मांग बढ़ेगा तो ये स्लोप जो आपका राइट वर्ड शिफ्ट होगा, और अगर मांग कमेगा तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कम हो मत जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। बाकी सप्लाई कर्व इसका अपोजिट होता है, वो निगेटिव वाला था तो ये पॉजिटिव स्लोपिंग होता है। ठीक है, इस तरीके से ये निर्माता की तरफ से मतलब लाभदायक होता है, मतलब निर्माता करता है, इसमें होता है एक होता है मूल्य और एक दिन होता है सप्लाई। तो मान के चलिए कि आप कोई सप्लायर हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट का मार्केट में मूल्य बढ़ गया है, तो आप चाहोगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है सप्लाई करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो इस केस में ये जो कर्व होता है ना पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और बाकी दोनों कर्व जहाँ पर मिलता है वो आपका इक्विलिब्रियम का स्टेट बनता है। याद रखिएगा यहाँ पर ये सप्लाई सॉरी ये कौन सा है, डिमांड कर्व है, और ये सप्लाई कर्व है। यहाँ पर जो मिला तो इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं, संतुलन वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ कोशिका प्रकार में कौन सी संरचनात्मक परत मुख्य रूप से 4-3-3 के अनुपात में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट और मोम जैसे कुछ वसायुक्त पदार्थ से बनी होती है। तो ये होता है आपका कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति याद रखना है। बाकी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में थोड़ा सा हम अंतर देख लेते हैं। कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका झिल्ली जो आपका दोनों में पाया जाता है, पौधों में भी और जानवर में भी। कोशिका भित्ति कठोर होती है, लेकिन कोशिका झिल्ली जो आपका जेलीनुमा होता है यानी कि मुलायम होता है। बाकी कोशिका भित्ति सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का बना होता है, लेकिन जो आपका कोशिका झिल्ली होता है वो प्रोटीन, लिपिड और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कोशिका भित्ति की, तो ये चयनात्मक रूप से पारगम्य नहीं होता है, मतलब इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। लेकिन कोशिका झिल्ली में जो आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, चयनात्मक रूप से ये पारगम्य होता है। इसके अलावा पौधे की कोशिका भित्ति आमतौर पर मृत होती है, मतलब ये कोशिका भित्ति मृत होता है क्योंकि ये बाहरी आवरण होता है, लेकिन कोशिका झिल्ली जो हमेशा सजीव होती है क्योंकि एक ही लेयर होता है ये। बाकी कोशिका भित्ति बाहरी वातावरण में सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है, और कोशिका झिल्ली आयनों और अणुओं के परिवहन या फिर आयात या फिर निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, आप याद कर लीजिएगा दोनों को।
इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर पौधों में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया में पेप्टीन या फिर पेप्टियोग्लाइकिन की बनी होती है। और एक ग्लाइकोलाइटिक्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स सॉरी, ठीक है, वो बैक्टीरिया के ऊपर एक स्लाइम लेयर होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। बाकी कवक में जो है आपका जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का बना होता है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन बोला वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर जो है अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है वो कहलाता है। अगर प्रथम घात बोलेगा तो प्रथम क्रम का होगा, द्वितीय घात बोलेगा तो आपका द्वितीय क्रम का होगा, और तृतीय घात बोलेगा तो तृतीय क्रम का होगा। जैसे आप यहाँ पर याद कर सकते हैं ऐसे कि अभिक्रिया के द्वारा स्वतंत्र शून्य कम अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगर द्वितीय वाला बोला है तो आर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा, यानी कि एक रिएक्टेंट का स्क्वायर हो जाएगा, या तो दो रिएक्टेंट आप इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है, ए और बी। तो ये हो जाएगा द्वितीय क्रम का। उसी प्रकार से तृतीय वाला रखना है तो ये इस तरीके से हो सकता है, चाहे तो आप एक रिएक्टेंट का 3 घात कर सकते हैं, या तो एक रिएक्टेंट का 2 घात और एक रिएक्टेंट का 1 घात, या फिर तीनों रिएक्टेंट का 1-1 घात रख सकते हैं, ठीक है। तो इसे तृतीय क्रम अभिक्रिया कहते हैं, तो ये थोड़ा सा याद करना है आपको। बाकी एक होता है आपका छदम क्रम अभिक्रिया, यानी कि सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन में होता है कि जो किसी और क्रम की होती है लेकिन किसी दूसरे क्रम की अभिक्रिया को दिखाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन या छदम क्रम अभिक्रिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर बोला है भारतीय संस्कृति शास्त्रीय नृत्य का एक छत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रदर्शन कलाएं आती हैं जिनके सिद्धांत और अभ्यास का पता संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र से लगाया जा सकता है, जो किसके द्वारा रचित आधारभूत ग्रंथ है। तो सिंपल सा नाट्य शास्त्र के यहाँ पर रचयिता पूछ रहे हैं तो ये भरत मुनि है, ठीक है। और नाट्य शास्त्र के बारे में याद रखिएगा, इसको 5वां वेद भी बोलते हैं। तो नाट्यशास्त्र के रचनाकार भरत मुनि है। इसके अलावा पाणिनि की बात करेंगे तो पाणिनि को अष्टाध्यायी, पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी ने लिखा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर व्याकरण की सबसे पुरानी पुस्तक है आपका अष्टाध्यायी, ठीक है। पतंजलि ने महाभाष्य से लिखा है। शिलापधिकरम की बात करेंगे तो ये आपको इंडिगो अडिगल के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कोवलन, कन्नगी और माधवी इन तीनों की ट्रायंगुलर लव स्टोरी के बारे में डिस्कस किया गया। बाकी मणि मैखलाई जो कि कोवलन और माधवी की जो पुत्री थी मणि मैखलाई, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया, जो कि चतुर नार, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित आपका यहाँ पर जो घुमड़ा हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखने ये सब नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बात, सॉरी मतलब मैंने गलती बोल दिया, गोवा से संबंधित नहीं है बोला है ना, तो घुमड़ा नहीं है, ठीक है। बाकी घुमड़ा की अगर हम बात करते हैं तो घुमड़ा आपका कहाँ का है? तो ये आपका ओडिशन का होना चाहिए, ठीक है, ओडिशा का होना चाहिए, ठीक है, घुमड़ा। हाँ देखिए ना, ओडिशा का है घुमड़ा, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये तीनों है आपका गोवा का, देखने दशा अवतार धांगड़। बाकी फिर भी हम गोवा के देख लेते हैं, इसका ट्रिक ऐसा देख लीजिएगा, हालांकि मैं ट्रिक से नहीं पढ़ता हूँ। ट्रिक है मांडवी घोड़े गाड़ी जगुआर देखने और पतंग उड़ाने गोवा जा रही है, चलो ये सब आप याद कर सकते हैं अगर याद करना है तो। बाकी मांडो नृत्य की हम बात करेंगे तो ये प्रेम और रोमांस को दर्शाता है। घोड़े मोड़नी जो आपका बहादुरी और विजय, तो ऐसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। जागोरी नृत्य है, फुगड़ी है, देखनी है, तरंग मेल है, टालो है, गोफ है, रोमेटो है, साउ है, ये सब है आपका, ठीक है। और बाकी हर एक फेस्टिवल का यहाँ पर जो है, सॉरी हर एक डांस का जो यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट दिए रखा है। जैसे फुगड़ी आपको याद रखना है, गणेश चतुर्थी के दौरान किया जाता है। जागोर आपका मध्य रात्रि के दौरान किया जाता है और सुबह तक चलता है। तो ऐसे ही आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ओडिशा की बात करेंगे तो इसमें आपका जो गोटी बुआ आ जाएगा, दाल खाई आ जाएगा, नुआ खाई भी आपका यहीं का है, ठीक है। डंडारी हो जाएगा, घमड़ा घुमड़ा हो जाएगा, भागा नाचा हो जाएगा, छऊ हो जाएगा, कड़मा हो जाएगा और रनप्पा हो जाएगा। बाकी गोटी बुआ आपको समझना है, एक मतलब युवा लड़के द्वारा महिलाओं के वेश में भगवान जगन्नाथ और कृष्ण की स्तुति की जाती है। डंडा नाटा में कालाहांडी जिले में किया जाता है। भाग नाचा की बात करेंगे तो टाइगर नृत्य के नाम से इसको जानते हैं। और रन्नाप्पा की बात करेंगे तो ये आपका भगवान कृष्ण को समर्पित है, ठीक है। आगे है यहाँ पर किसके जनजातियों का प्रमुख त्यौहार जो है खर्ची पूजा, गड़िया पूजा, केर पूजा, बीजू महोत्सव, ये सब है, ठीक है। तो ये सब आपका जो है त्रिपुरा का जो है फेमस डांस है, ठीक है, सॉरी फेस्टिवल है त्रिपुरा में। और अगर बात करेंगे तो खर्ची पूजा, होजागिरी, गड़िया पूजा, बिज्जू, ये सब है, ठीक है। तमिलनाडु की बात करेंगे तो इसमें आपका जो है नाट्य अंजलि हो जाएगा, जल्लीकट्टू हो जाएगा, ठीक है, पोंगल हो जाएगा, करथिकई हो जाएगा, थाई पूसम हो जाएगा, फ्लोट फेस्टिवल हो जाएगा, पुथांडू जो कि एक न्यू ईयर फेस्टिवल है तमिलनाडु का, महामहम और थिरुवैयार, ये सब आपका तमिलनाडु का यहाँ पर जो है फेस्टिवल है। बाकी इसके अलावा तेलंगाना की बात करेंगे तो बथुकम्मा, बोनालू, सम्मक यात्रा, मेघाराम यात्रा और दुन्ना पोतुला, ये सब आपका तेलंगाना का है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो सोंगकेन या सांगकेन, उसके बाद सोलुंग, ड्री, लोसर, मोपिन, पंगसाऊ और चलियाक्कू, ठीक है, ये सब आपका जो है अरुणाचल प्रदेश का है। बाकी जीरो महोत्सव की बात करेंगे तो ये आपका 2012 में इसका स्थापना किया गया था। और बूढ़ी बूट की बात करेंगे तो ये आपका न्यासी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये सब आपका जो अरुणाचल प्रदेश का है, याद रखिएगा। आगे है भारत ने पहली बार जो है कब ओलंपिक खेलों में भाग लिया? तो ये आपका 1900 में भाग लिया था, जिसमें कि नॉर्मन प्रिचार्ड करके एक एंग्लो इंडियन थे, उन्होंने ये पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से। फ्रांस में ये हुआ था 1900 वाला, जिसमें कि 2 सिल्वर मेडल यहाँ पर जो है जीता था भारत ने।
बाकी इसके अलावा ओलंपिक में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था। तो ये 1894 में हुआ था, जिसको पियरे डी कुबर्टन और डेमेट्रियस निकोलस के द्वारा किया गया था, ठीक है। और डेमेट्रियस निकोलस जो है पहले अध्यक्ष थे इसके। बाकी ओलंपिक में जो रिंग है 5 रिंग, ठीक है, जो कि 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, तो वो आपका जो है पियरे डी कुबर्टन ने यहाँ पर जो है इसको बनाया था, ठीक है। बाकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है आईओसी का, तो पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। प्रारंभ में था ये लुसिन, बाद में इसको जो चेंज कर दिया स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं पहला ओलंपिक खेल की, तो 1896 एथेंस ग्रीस में किया गया था, ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की। पहला शीतकालीन अगर पूछेगा तो 1924 हो जाएगा, सैमोनिक्स में किया गया था फ्रांस में। पहला अगर पैरा ओलंपिक पूछेगा तो 1960 में रोम इटली में किया गया था। और अगर पूछेगा प्रथम युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक तो 2010 सिंगापुर में। और शीतकालीन अगर पूछेगा प्रथम युवा वाला तो 2012 में इंसब्रुक में ऑस्ट्रिया में, ठीक है। इंसब्रग ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं होना चाहिए, ऑस्ट्रिया होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स की बात करेंगे तो 1900 में हुआ था, ठीक है, पेरिस फ्रांस में। इसी में जो है हम लोग का भारत भाग लिया था, जो कि हम अब डिस्कस किए थे। बाकी 2024 वाला ओलंपिक जो पेरिस फ्रांस में हुआ था 33वां ये ओलंपिक था। 2028 में कहाँ पर होने वाला है, तो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में होने वाला है। और 2032 वाला आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, ठीक है। बाकी इसके अलावा याद रखिएगा कि जो 1900 वाला हुआ था जिसमें कि भारत ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, पेरिस फ्रांस में हुआ था, तो इसी में पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया था, ठीक है। और बाकी ये तो मैंने बता ही दिया कि नॉर्मन प्रिचार्ड ने यहाँ पर जो है 2 रजत जीता था, ठीक है। बाकी अगर पूरा टीम की बात करेंगे कि टीम कब सबसे पहले भारत का भेजा गया था, तो टीम जो 1920 में भेजा गया था, जो कि बेल्जियम का जो ओलंपिक था उसमें था, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जो है कितने दिनों तक जो है काम प्रदान करता है, तो ये 100 दिनों तक जो है जो भी अनस्किल्ड पर्सन है, ठीक है, उनको यहाँ पर जो है 100 दिनों का रोजगार जो यहाँ पर प्रदान किया जाता था इस योजना के तहत, ठीक है। पहले ये नरेगा के नाम से जाना जाता था, जो कि 2005 एक्ट से इसका जो स्थापना किया गया था, फरवरी 2006 में लागू हुआ था ये। और बाकी इसका नाम परिवर्तन किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा के नाम से, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी अधिनियम। बाकी आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष कब लागू किया गया था, तो ये 1948 में लागू किया गया था। बाकी 1951 में स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना हुई थी, और 2011 में स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना हुई थी। ओवरऑल ये 15th नंबर का जनगणना था, ठीक है। बाकी जनगणना 2011 की तो हम लोग बात कर लिए थे कि इस समय रजिस्टर्ड जनरल कौन थे, जनरल CN चंद्रमौली थे, वर्तमान में MK नारायण है। और ध्येय क्या था यहाँ पर, इसका जो मोटो लाइन क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। राज्य केंद्र शासित प्रदेश कितने थे जिनका मतलब यहाँ पर सेंसस किया गया था, तो 35 थे, और जिला 640 था। जनसंख्या की बात करेंगे उस समय कितना निकला था, तो 121.0.2 मिलियन या फिर 1.21 बिलियन, जो कि USA, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जापान, बांग्लादेश और ब्राज़ील इन सबको मिला करके जो यहाँ पर इतना बन रहा था जनसंख्या। बाकी भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% था 2011 में, और अभी तो ये बढ़ गया होगा, ठीक है। बाकी चाइना में आपका 19.4% है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। तो ये था थर्ड लेक्चर का रिवीजन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी कैसा लगा वीडियो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो लोग देखिए सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन ही एक मोटिवेशन का हमारे लिए जो है बनता है कि हम लोग जो रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोज़ लाते रहें, ठीक है। बाकी PDF के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।